हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। एक बार फिर से सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी रिसेंट आईबी के पेपर में जो अच्छे अच्छे सवाल क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पूछे गए थे, वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। मैंने कल की क्लास में भी 15 सवाल सॉल्व करवाए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, भगवान उनको पाप लगाए, पर नौकरी भी लगाए। और आज फिर से मैं आपको बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आईबी के बढ़िया बढ़िया ये कराऊंगा। आपको पढ़ना है, समझना है चीजों को। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, जो आपके एग्जाम अप्रैल में होने वाले हैं, मई में होने वाले हैं, उसी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलें हम आगे। देखिए, अगर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से, तो कैरवेल एप्लीकेशन पर हमारा ये लाइव बैचेस की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 8 मार्च से। कल शाम कल 4 तारीख है ना, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे कल शाम से। ठीक है, कैरवेल ऐप पर जैसे हम अभी 1-to-1 पढ़ रहे हैं, वैसे ही एक लाइव है बैच कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पहला सवाल आ चुका है। बहुत सिंपल, शानदार, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, कि पढ़ते पढ़ते आंखें भी कमजोर हो गई, पर ना जाने ये आंखें कब जॉइनिंग लेटर देखेंगी और टपकेंगी आंसुओं के साथ, खुशी के आंसू। करिए सवाल नंबर 1। इफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने कुछ पढ़ाना शुरू भी नहीं किया और पहले लिख देते नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% टू द मार्क्ड प्राइस, it makes a loss of 20%. At what percentage discount on the marked price will it break even? Break even का मतलब क्या है कि मार्क्ड प्राइस पे कितने डिस्काउंट के साथ इसे बेचा जाए कि ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन कब मिलेगी, ये बताइए। देखिए, अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है, तो आप डायरेक्ट सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 30%। 100 माइनस 30 70। प्रॉफिट कितना है भाई? आपको तो 20% लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट -20 हो गया, तो 100 माइनस 20 80। यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो कितना है? 7/8। सीपी से एमपी का रेशियो 7/8। मार्क्ड प्राइस पे कितना % डिस्काउंट दे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? तो 8 रुपए के सामान को 7 रुपए में बेचना, तो 1 रुपए का डिस्काउंट देना होगा ना 1/8। 1/8 का मतलब 12.5% बढ़िया डिस्काउंट आपको देंगे, तो ब्रेक इवन कंडीशन आ जाएगी, ना नफा और ना ही लाभ। क्लियर? ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, आप कल का लेक्चर भी जरूर देखें। ये बताइए, आपको दिख रहा है इस सवाल? बहुत सुंदर सवाल है मेरे प्यारे भाई, करके बताएंगे टिकाऊ दोस्तों सब लोग। दिस एक्सप्रेशन बढ़िया एक्सप्रेशन है। x माइनस √2 इंटू x माइनस √4 goes through its minima at the value of x equal to a। मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलती है आपको a पर, मतलब x, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है एट a। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस √2। 2a माइनस √2 का मान क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको ये समझना होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है भाई, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अगर इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है भाई, और ये है पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आपको देखने को मिलते हैं, वो कहां मिलती है? x बराबर -b/2a पर। दिस इज ए डायरेक्ट शॉर्टकट। दिस इज ए डायरेक्ट शॉर्टकट। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये बहुत गहरी बातें हैं, किसी दिन फुर्सत से समझेंगे इशारों इशारों में। तो मिनिमम वैल्यू कहां देखने को मिलेगी? -b/2a पर। ये जो दे रखा है आपके सामने पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर 2। कैसे भाई? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का √2x माइनस का 4√4x, तो ये 2 प्लस √2 हो जाएगा ना। √4 तो √2 होता है x, और -√2 -4 यानी कि प्लस का √8
ये है, तो ये एक्सप्रेशन है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां होगी? -b/2a, -b/2a। तो मिनिमम वैल्यू आ रही है यहां पे a। तो क्या है भैया, ये क्या है, -b करेंगे तो 2 + √2 अपॉन ट्वाइस ऑफ x² कोएफिशिएंट क्या है 1। तो ये a की वैल्यू आई दोस्तों, ये a की वैल्यू है। आपसे पूछा है 2a - √2, तो 2a इधर जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, तो 2a - √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी ऑप्शन 2 ही इसका आंसर। बहुत बढ़िया, इससे शानदार सवाल कुछ बन नहीं सकता। ये आपके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, चाहे आपसे उसकी मिनिमम वैल्यू पूछा जाए चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, वो डिपेंड करता है इस पे, है ना। तो वो हमेशा आपको -b/2a से आएगी। कहां से आया दोस्तों? ये डिफरेंशिएशन से, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो a की मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी इसकी, इस एक्सप्रेशन की, इस पर a = 2 + √2/2। लेकिन आपसे पूछा क्या ये, तो 2a - √2 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। हैप्पी बर्थडे, किसका हैप्पी बर्थडे भैया? आगे चलें अगले सवाल की तरफ। लवकुश राजपूत, पिछले 3 साल से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूं। यह हम हैं, औरंगाबाद से हैं और वह राणापुर से है, और कोशिश अभी भी जारी है। लवकुश राजपूत, अगर कोशिश आज भी जारी है तो इसमें कोई गर्व वाली बात नहीं है। इसमें तो ऐसी बात है कि एक लठ लेना चाहिए, गरम सरसों का तेल लगाना चाहिए उस पे, और तुम पे जब तक फेरो ना, जब तक तुम्हारी ये आदत छूट ना जाए। राणापुर से, राणापुर ठाकुर गांव में मारते बहुत है, पता है वो, तो बच के रहना। ठीक है, पहले नौकरी ले लो, वरना 3 साल के 30 साल कैसे बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, इंतजार करते करते। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। देखिए, एक रेक्टेंगल की जो लंबाई है, जैसे रेक्टेंगल जानते हैं ना सभी लोग, आयत, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 7 ज्यादा है। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो 13 है, डायगोनल 13 है। बेटा यहीं से पता लग जाता है 5, 12, 13 ट्रिपलेट है भाई। 5, 12, 13 और डिफरेंस भी दे रखा है लंबाई चौड़ाई का 7, मतलब ये 5 रहा होगा और ये 12 रहा होगा। तो आप बोलोगे बढ़िया सर, लंबाई 12 आ गई, चौड़ाई 5। What the area of a square? स्क्वायर का एरिया बताइए, हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप इस रेक्टेंगल के परिमाप के बराबर है। देखिए रेक्टेंगल का परिमाप कितना आ जाएगा, 12, 5, 17, 17, 34। रेक्टेंगल का परिमाप 34 है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 34, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, 34/4। 34/4 का मतलब 8.5, तो स्क्वायर की साइड 8.5 है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, भुजा का वर्ग। 8.5 का वर्ग कितना होता है, 72.25, और ये आंसर है। देखिए इस सवाल में कुछ खास नहीं था। इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब तक आपको ट्रिपलेट नहीं पता होगा इस सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। सर आपने दाढ़ी क्यों बनाई, अच्छी नहीं लगती। पराग चौधरी, अब मैं तुमको अच्छा लगाने के लिए पहले तुम्हारी सलाह लूं, दाढ़ी बनाऊं कि ना बनाऊं। मेरी मर्जी, मेरी दाढ़ी जब बनाऊंगा और क्यों अच्छा लगना है। अब अच्छा लग के फायदा क्या, शादी तो हो गई हमारी, बोलो। आगे करेंगे भाई नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। फिर क्या बताएं, फिर से देखिए सुंदर सवाल दिख रहा है तुम्हारी तरह, ये बताओ। If A and B are two real numbers such that B is greater than A। देखिए A और B दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से कि दोस्त B जो है वो A से बड़ा है, ठीक है। AB is less than 0, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। AB is less than 0 मतलब इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 0 से छोटा है, निगेटिव है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो ये तभी संभव है कि जब एक संख्या निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। कि दो पॉजिटिव नंबर की गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दो निगेटिव नंबर की गुणा करेंगे तो भी
पॉजिटिव आएगा। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो से छोटा तभी संभव है जब एक संख्या निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। मतलब, और यहां पे ये दे रखा है b इज ग्रेटर देन ए, मतलब a नेगेटिव रहा होगा, गारंटी बात है, और b पॉजिटिव रहा होगा। सही है। सवाल में दे रखा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 458, इनके स्क्वायर का सम 458 है। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस नंबर का 120 है। तो a माइनस बी बताओ। देखिए a निगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो आप जब ये निकालोगे तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब ये दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है, या तो आंसर बी है भाई या डी है, पर फिर भी दो आंसर दिख रहे हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखिए सवाल में आपको साफ साफ ये दे रखा है कि दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 458 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 458 है, और सवाल में ये दे रखा है कि डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस 120 है। देखिए बी पॉजिटिव नंबर है, तो बी स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर घटाइएगा तो ये 120 आना चाहिए। तो यहां से बी स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 2b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 678 नहीं 578, तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर 289, तो b तो आ जाएगा यहां से 17, b को पॉजिटिव लेना है। a स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 289 में से 120 घटाएंगे 169, तो a स्क्वायर आएगा 169, लेकिन a निगेटिव है, तो a कितना होगा दोस्तों 13 माइनस का 13, a आएगा माइनस का 13, तो a माइनस 13 है और b आपका 17 है, और माइनस 13 और माइनस 17 यानी कि 30 माइनस इस सवाल का उत्तर है माइनस 30। देखिए सवाल को ना आपको ढंग से समझना है, ये लाइन बहुत एक लाइन में वर्बली कर सकते हो। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव है, तो एक संख्या पॉजिटिव रही होगी, एक निगेटिव रही होगी। अब b ग्रेटर देन a है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से बड़े होते हैं, तो a निगेटिव रहा होगा, b पॉजिटिव रहा होगा। अब a b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों के स्क्वायर का सम 458 है, डिफरेंस 120 है, तो कैसे निकलेंगे, एक बार जोड़ के आधा करो, एक बार घटा के आधा करो, एक बार 289 आ रहा है, एक बार 169 आ रहा है। जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 17 और 13, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, ठीक है ना, तो b 17 आएगा, a माइनस 13 आएगा। अरे बोलो यार, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या ही करोगे भैया ये बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए एक्चुअली दो छोटे छोटे क्वेश्चन एक जगह मिला दिए, इसमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 93। ये क्या है मेरे भाई, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13। ऑड नंबर का सम जानते हो कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अभी ऑड नंबर का सम, ये सब ऑड नंबर है। nth ऑड नंबर क्या होगा 2n माइनस 1। ऑड नंबर का सम जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स n स्क्वायर। क्लियर है ये बात, जानते हो, नहीं जानते हो तो पता होनी चाहिए तुम्हें, कब जानोगे, ये ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर है शुरू के 47 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा 47 स्क्वायर, 47 स्क्वायर। क्लियर है भाई, आप चाहें तो इसमें एपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वहां से भी बात आ जाएगी ना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे सॉल्व करोगे देखिए ढंग से समझिएगा। जैसे 1 माइनस 1/3 है 2/3, 1 माइनस 1/4 कितना है दोस्त 3/4, 1 माइनस 1/5 कितना है 4/5, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जन्मों जन्मों तक। ये 2208 बटे 2209, 2208 अपॉन 2209 यही होगा। देखिए अगर आप इस चीज को देखो, इस पे दो सवाल बनते हैं, एक बार प्लस करके होता है जहां सब जगह प्लस प्लस होता है, एक बार जहां सब जगह माइनस माइनस होता है। आप देखो ना 3 से 3, ये 4 से 4, ये 5 से 5, ये सब कट जाएगा, ये 2208 कट जाएगा, और ये अंडर रूट है दोस्तों, अंडर रूट है, यही है ना। तो बचा क्या दोस्तों, बचा क्या, ये 47 स्क्वायर और 2209 ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या, केवल ये 2 बचा, और 2 का अंडर रूट कितना होता है √2, और यही सवाल का आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर है।
ठीक है ना। तो दो अलग अलग छोटी सी चीजें यहां पे घुसा दी गई हैं। √2 सभी का आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये बताइए दोस्तों, इफ x प्लस ए इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, आपके सामने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये है और एक ये है, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं भाई, दो डिग्री है इनकी। अगर x प्लस ए इनका एक कॉमन फैक्टर है तो आपसे पूछा है कि 5√2 माइनस ए इंटू 3√2 का अंडर रूट क्या होगा। सवाल आपके सामने है, जल्दी से मुझे करके बताइए। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 2 है, ax² प्लस bx प्लस सी। अगर मैं कहता हूं कि इसका एक फैक्टर x प्लस एल्फा है, अगर मैं कहता हूं कि इसका एक फैक्टर x प्लस एल्फा है, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x प्लस एल्फा है, तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप x प्लस एल्फा को 0 के बराबर पुट करो तो x कितना आएगा, माइनस एल्फा आएगा। तो माइनस एल्फा अगर यहां पे x की जगह पुट करोगे ना तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x बराबर माइनस एल्फा पे 0 होगी। ये रिमाइंडर थ्योरम है अलजेब्रा में, सही है। तो आपको ये दे रखा है कि x प्लस ए जो है दोस्तों, इसका और इसका दोनों का कॉमन फैक्टर, x प्लस ए कॉमन फैक्टर है, मतलब x बराबर माइनस ए इसको भी संतुष्ट करेगा, उसको भी संतुष्ट करेगा। तो हम संतुष्ट करा लेते हैं, काहे पीछे रहेंगे, तो a², ध्यान सुनेगा, 2 प्लस √2 प्लस हो जाएगा ना, x की जगह माइनस ए रखेंगे a, और प्लस 2√2 बराबर 0, 2√2 बराबर 0, और दूसरा x की जगह माइनस से रखेंगे a² प्लस 2√2a और प्लस 2 बराबर 0, यही आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा, आपको a ही तो निकालना है। तो सिंपल सा जवाब, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, √2 माइनस 2√2, 2 माइनस √2a, क्लियर है। और प्लस 2 माइनस √2 माइनस 2, तो उधर चला जाएगा, 2 माइनस 2√2 हो जाएगा, 2 माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बात क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई तकलीफ है? तो आप बोलोगे नहीं सर। देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में यहां से कितना कॉमन आएगा जी, √2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में √2 माइनस 1, यहां से कितना कॉमन आएगा, 2, ब्रैकेट में 1 माइनस √2, ये बचेगा। तो इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस वार, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2 बटे √2, a आ जाएगा -√2। तो a की वैल्यू -√2 है। अगर आपसे सवाल में a पूछा होता तो -√2 आता, ठीक है ना बात? अरे ठीक है ना, क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर, a की वैल्यू -√2 आई है, पर आपसे इसका मान पूछा है तो क्या होगा, -√2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5√2 प्लस √2 6√2, 6√2 इंटू 3√2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। अरे आपको समझ में आई ये बात? ठीक है, आपको ये बात पता है कि x प्लस से इसका और इसका दोनों का एक कॉमन फैक्टर है ना। तो x बराबर माइनस से इसको और इसको, इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। आपने यहां पे सेटिस्फाई करा है 0, दोनों इक्वेशन को सिंपल घटाया तो आपको a की वैल्यू मिल गई -√2। अगर a की वैल्यू -√2 है और वहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आया। ठीक है भाई, सही बात है। आगे चल जाते हैं, एक और सवाल लेंगे अर्थमेटिक का, बहुत सिंपल सी बात है। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 5:6 रेस्पेक्टिवली। एक ही नंबर है, एक ही नंबर के 2 टुकड़े कर दिए 5:6 के रेशियो में। द सम ऑफ 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 50% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 84। पहले पार्ट के 60% और सेकेंड पार्ट के 50% का जो सम है वो 84 है। इफ बोथ पार्ट्स आर इंक्रीज्ड बाय 10, अगर दोनों पार्ट्स को 10 बढ़ाया जाए, देन व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द सम ऑफ ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर? Then what will be the respective ratio between the
सम ऑफ ओल्ड नंबर्स एंड न्यू नंबर्स। तो ओल्ड नंबर्स और न्यू नंबर्स के सम का रेशियो क्या होगा? देखिए आसान सी बात है, एक नंबर था उसको हमने ब्रेक कर दिया 5:6 के रेशियो में, ठीक है ना। तो आप बताइए पहले पार्ट का 60%, 5 का 60% कितना होता है? 3। और दूसरे पार्ट का 50%, 6 का 50% कितना होता है? 3। इसका जो सम है वो 84 है। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 यूनिट हो गए दोस्त। सवाल में 6 यूनिट का मतलब 84 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 14। अगर 1 यूनिट का मतलब 14 आ गया तो आप बताओ नंबर क्या आ जाएगा? भाई नंबर आ जाएगा 5, पहला नंबर आ जाएगा 5 + 6 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मतलब 11 × 14 यानी कि 154। तो जो नंबर है वो 154 है। इसी 154 को ब्रेक किया गया 5:6 के रेशियो में। नंबर जो है वो 154 है, इसी को ब्रेक किया गया है 5:6 के रेशियो में। अब बताओ कि आप हर एक नंबर को 10-10 बढ़ाओगे, इसको भी 10 बढ़ाओगे, इसको भी 10 बढ़ाओगे, तो टोटल तो 20 बढ़ जाएगा ना। तो 154 तो 20 बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 174। मतलब पहले सम 154 था, अब 174 हो गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो ही तो पूछा है, 77:87। ये सही आएगा, सी ऑप्शन। एक बच्चा राहुल मीना कह रहा है #मोदी रोजगार दो, #मोदी जॉब दो, #मोदी। राहुल मीना राहुल मीना पढ़ लो, राहुल मीना सवाल कर लो, राहुल मीना पढ़ते रहो, राहुल मीना प्रीवियसर लगा लो। है भी, अरे थोड़ा बहुत अपने पे भी ध्यान दे लो। सब कुछ मोदी जी पे ध्यान दोगे? आजकल वो चुनाव में बिजी हैं, तो वहां थोड़ा सा बिजी रहने दो, तुम थोड़ी किताबों में बिजी हो जाओ। चीजें देर हो सकती हैं पर खत्म नहीं हो सकती, ये बात वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम बस चीजों को 2-3 साल लंबा खींच सकते हैं, चीजें खत्म नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कभी गवर्नमेंट जॉब खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो खत्म कर देंगी तो फिर गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है? अरे बात समझ में आई? क्या इसमें कोई परेशानी है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सी ऑप्शन, हाँ 11 का मल्टीपल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चे ने एक जवाब दिया है कि एक नंबर को 5:6 में ब्रेक किया गया। अगर 5:6 के ब्रेक में किया गया है, जो कि 11 का मल्टीपल है, मतलब नंबर पहले 11 का मल्टीपल था, फिर उसको 10-10 बढ़ाया गया, टोटल 20 बढ़ाया गया। अगर 11 के किसी मल्टीपल को 20 बढ़ाओगे तो दोबारा तो 11 आएगा नहीं। अगर ये 11 है तो पहले नंबर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से कट रहा है। तो ऑप्शन से भी केवल एक ही ऑप्शन ऐसा सेट किया है उन्होंने जो 11 से कट रहा है, और यही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए ये बताइएगा। अगर 10 की जगह 10% बढ़ाते तो, देखिए अगर 10 की जगह 10% बढ़ाते तो ओवरऑल नंबर भी 10% बढ़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखिए 2 वर्कर्स ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और बी सेम काम को 45 दिन में कर सकता है। ठीक है, इनिशियली बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर। शुरुआत में दोनों ने साथ में काम शुरू किया है। हाउएवर ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, लेकिन ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। बी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 29 डेज। बी ने रिमेनिंग वर्क 29 दिन में किया है। तो बताइए ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया है? आप बताओ। सबसे पहले 35-45 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 7 35, 5 नाम 45, ये टोटल वर्क आ गया दोस्त, ये टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। ध्यान से सुनना, काम दोनों ने साथ में मिलकर शुरू किया है, ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। फिर ए छोड़ के भाग गया, फिर बी ने काम किया है, 29 दिन में रिमेनिंग वर्क। बी एक दिन में कितना काम करता है जी? 7। 29 दिन में कितना काम करेगा? 7 × 29, इतना काम बी ने किया है।
आप बताओ, अगर टोटल काम ये है जिसमें से बी ने इतना किया है तो रिमेनिंग कितना बचा? ये घटाओ तो 7 तो कॉमन आ जाएगा, और 9 पंजे 45, 45 में से 29 घटाओगे 16, तो 7 गुणा 16, ये जो काम है ये ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा ना। ये जो वर्क है ये ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। अरे बोलो जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। जबकि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 16 यूनिट। तो इतना वर्क कितने समय में करेंगे? 7 दिन में। और ये उत्तर है। ठीक है। अरे क्या आपको ये बात समझ आती है? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा गगन सर रोजगार दो। भैया हम कहां से दें? बताओ, हम तो खुद गरीब आदमी हैं। आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, पर पेपर में क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, क्या ही कहें इस सवाल के बारे में। ठीक है। 6 पर्सन वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील। 6 व्यक्ति एक साथ खाना खाने होटल में गए। 5 ऑफ देम स्पेंड ₹15 ईच ओवर देयर मिल्स। जिनमें से 5 आदमियों ने हर एक ने 15 रुपए खर्च करे खाने में। बड़ा सस्ता खाना है। And the sixth spent ₹8 more than the average expenditure of all the 6. और जो छठवां व्यक्ति है उसने 6 व्यक्तियों के ऑन एन एवरेज एक्सपेंडिचर से 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो टोटल मनी 6 के 6 लोगों ने टोटल कितना पैसा खर्च किया है, ये सवाल है। देखिए, अगर सवाल की लैंग्वेज को समझो, आप इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हो और सवाल को डायरेक्ट डेविएशन के कंसेप्ट से भी कर सकते हो। जैसे 6 बंदों का जो भी एवरेज है, 6 बंदे का जो भी एवरेज है, ठीक है ना, 6 बंदों का जो भी एवरेज रहा होगा ये पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो इस एवरेज से 8 रुपए ज्यादा खर्च करता है। अगर मैं इस छठे व्यक्ति को हटा दूं तो बाकी के जो 5 व्यक्ति बचते हैं, इन 5 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 15 रुपए है। मतलब 6 व्यक्तियों के एवरेज में से एक व्यक्ति 8 रुपए ज्यादा कमाने वाला जाता है तो एवरेज 15 हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले एवरेज क्या रहा होगा, मतलब इसके जाने की वजह से 8 रुपए का नुकसान हुआ है फैमिली को। जैसे 5 लोगों ने बांटा है तो 8/5 कितना होता है? 1/1.6। यानी कि ये एवरेज 6 व्यक्तियों का 1.6 ज्यादा है, 16.6 रुपए रहा होगा। 6 आदमियों का एवरेज 16.6 रुपए है टोटल। तो 6 आदमियों ने टोटल कितना खर्चा किया है? 6 गुणा 16.6, 96 प्लस 3.6, 99.6 रुपए। 99.6 रुपए जो है वो 6 लोगों का टोटल खर्चा है। देखिए, अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, कि एवरेज अगर सम निकालना है तो एवरेज इनटू टोटल नंबर। ठीक है। सीपीओ मार्क्स रिलीज्ड हो गए क्या? ये समझ में आया? अबे तुम्हारा पढ़ने में मूड है भी कि नहीं? समझ गए ना सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेंगे। यस, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कैंडीज वाला। मैंने खुद करके देखा, अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में वापस से आ सकता है। आपको सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे सवाल एग्जाम में पहले भी आ रखे। हालांकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप इस सवाल को वेरिएबल मान के भी कर सकते हो, पर मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये केवल इस सवाल के लिए, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए। ठीक है। पी क्यू और आर 3 बंदे हैं। पी क्यू एंड आर टुगेदर है 180 कैंडीज अमॉन्ग देम। पहले तो ये बताओ कैंडीज होता क्या है? लिटरली मुझे ये नहीं पता कि कैंडीज का मतलब क्या होता है। हिंदी में भी कैंडी लिखा है, बताओ यार, हैं? हम गुलाब जामुन खाने वाले आदमी कैंडी कहां से पता होगा?
देखो तीन बंदे हैं, पी, क्यू और आर। ध्यान से समझिएगा, इनके पास टोटल 180 कैंडी हैं। P gives Q and R each as many candy as they already have. उसके बाद R gives Q half as many candies as Q already has, and R also give P twice as many candies as P already has. Now each of them has the same number of candies with them. अब इन तीनों के पास सेम कैंडीज हैं, सेम नंबर ऑफ कैंडीज हैं। व्हाट द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर हैड इनिशियली। शुरुआत में पी और आर के पास कितनी कैंडीज थी, उनका रेशियो बताइए। अच्छा, टॉफी, टॉफी होता है क्या? देखो ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए कि ऐसे ऐसे इसने इसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, आपको ऐसे सवाल को हमेशा एंड से शुरू करना है और एंड से शुरुआत पे पटकते हुए लाना है। हमेशा ऐसे सवाल को एंड से शुरू करना है। आप बताओ, तीनों के पास 180 कैंडी हैं, आपस में एक दूसरे को बांटा बूटी की, सबसे लास्ट में तीनों के पास इक्वल कैंडी होगी। मतलब इसके पास भी 60, इसके पास भी 60, उसके पास भी 60, तीनों के पास 60 60 60 60 60 60। उस क्या एक्शन हुआ था इससे पहले? इससे पहले ये लाइन हुई थी, आर ने पी को, आर आल्सो गिव पी ट्वाइस एज मेनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। आर ने पी को उतनी ही कैंडी दी थी जितनी पी के पास है, उससे दुगनी। ठीक है भाई, आर पी को भी उससे दुगनी संख्या में कैंडी देता है जितनी पी के पास पहले से है। मतलब पी के पास अब 60 कैंडी है। ये कहां से आई है? जितनी पी के पास पहले कैंडी थी उससे डबल कैंडी देके। मतलब कितना? मतलब आप समझे नहीं क्या कि पी के पास पहले 20 कैंडी रही होंगी और आर के पास रही होंगी जी 40, ज्यादा 100, और क्यू को हमने छेड़ा नहीं, क्यू के पास रही होंगी 60। आप बताओ, अगर पी के पास 20 कैंडी रही होंगी, 20 का दुगुना कितना होता है? 40। तो पी के पास जितनी ऑलरेडी हैं उसका दुगुना 40 दे दोगे तो ही ना पी के पास 60 होगा। यानी कि इसके पास 20 रही होंगी और आर के पास कितनी कैंडी होंगी? 100। फिर एक लाइन और ऊपर जाते हैं, आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। आर ने क्यू को उतनी कैंडी दी हैं जितनी क्यू के पास है उसका आधा। जितनी क्यू के पास कैंडी है उसका आधा कैंडी आर ने क्यू को दी है। देखिए, क्यू के पास 60 है, ये 60 कैंडी कैसे हुई हैं? जितनी क्यू के पास थी उसका आधा दी गई है। तो आप बताओ, इसका मतलब क्यू के पास पहले 40 रही होंगी, 40 का आधा 20 होता है, 20 दोगे तभी ना क्यू के पास 60 होगा। अगर क्यू के पास 40 हैं तो आर के पास कितनी रही होंगी जी? 120। अगर यहां 20 कम करोगे तो यहां 20 बढ़ाओगे, और पी के पास तो 20 है। बात समझ में आई? बहुत दिमाग वाली चीज है। एक लाइन और ऊपर चलते हैं, P gives Q and R each many candies as they already have. P ने Q और R को उतनी कैंडीज दी हैं जितनी उनके पास ऑलरेडी हैं। P ने Q और R दोनों को उतनी उतनी कैंडी दी है जितने उनके पास ऑलरेडी हैं। आप बताओ, Q के पास अब 40 हैं, मतलब पहले कितनी रही होंगी? पहले केवल 20 रही होंगी, 20 इसे दी गई हैं। है भाई, बताओ, क्योंकि आर के पास 120 हैं तो आर के पास पहले कितनी रही होंगी जी? 60 रही होंगी, 60 इसे दी गई हैं। तो यहां 60 कम हुआ है, यहां 20 कम हुआ है, 80। तो पी के पास 20 से 80 ज्यादा, पी के पास कितनी होंगी जी? 100। पी के पास कितनी कैंडी रही होंगी? 100। अरे 100 कैंडी रही होंगी, 100 में से 40 का आधा, 100 में से 20 दे देगा तो 40 हो जाएंगी। आर के पास 60 है, 60 ही और दे देगा तो 120 हो जाएंगी। तो जब भी ऐसा सवाल है मेरे प्यारे भाई, तो आपको हमेशा एंड से शुरू की तरफ खींचते हुए लाना है, आपको वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे पूछा स्टार्टिंग में क्या पिक्चर थी, अगर आप इसको नीचे ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे ना तो वही सवाल आ जाएगा जो दे रखा है। पूछा है कि स्टार्टिंग में पी और आर के पास कितनी कैंडीज हैं। स्टार्टिंग में पी के पास 100 थी, आर के पास 60 है। रेशियो पूछा है 100 और 60 का, कितना है? 5:3, और ये आंसर है।
अरे बोलिए। क्या इसमें कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल मैं आपकी क्लास में कराऊंगा। ये देखिए, देखिए सवाल देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, पर एक्चुअल में अगर सवाल को तरीके से सॉल्व किया जाए ना तो सवाल उतने कठिन नहीं है। इस सवाल को कौन करके बताएगा जल्दी से, फटाफट? ये बच्चा कह रहा है स्किप कर देना। भैया स्किप कर दोगे तो तुम्हारा नाम भी नौकरी की लिस्ट में ऐसी स्किप हो जाएगा जैसे तुम सवाल स्किप कर रहे हो। जल्दी से बताइए। दो दोस्त ए और बी हैं, वेंट टू फ्रूट मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स। दो दोस्त ए और बी हैं, दोनों फ्रूट मार्केट में गए फ्रूट खरीदने के लिए। देखिए लाइन पढ़ के ना रोना सा आ जाता है। आप मार्केट में कभी फ्रूट खरीदने जाना, 150 रुपए किलो सेब और 250 किलो रुपया अनार मिलेगा ना, और ये जो कच्चे अंगूर है, कच्चे अंगूर ये भी जब 300 रुपया किलो मिलेंगे ना विदेशी काले वाले, तो आपको बहुत दुख होगा। ये जो सस्ते अमरूद होते हैं जो यूपी के बागों में ऐसे बिखरे रहते हैं, वो भी 80 रुपए किलो मिलते हैं भाई। बहुत टफ है फ्रूट्स खरीद के खाना। दो दोस्त ए और बी फ्रूट्स खरीदने गए मार्केट में, इससे सिद्ध होता है कि दोनों अमीर हैं। एट फर्स्ट शॉप, पहली दुकान पर बी ने कुछ मैंगो खरीदे ₹1 पर मैंगो के हिसाब से, और ए ने 9 मैंगो ज्यादा खरीदे हैं बी से। एट दी नेक्स्ट शॉप, अगली शॉप पे ए ने कुछ एप्पल खरीदे ₹20 पर एप्पल के हिसाब से, और बी ने 18 एप्पल ज्यादा खरीदे हैं ए से। बाद में पाया गया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स बॉट बाई ए एंड बी इज 4:7 रेस्पेक्टिवली, whereas the amount of money spent by them to buy fruits are same। अमाउंट जो स्पेंड किया है फ्रूट्स खरीदने में वो टोटल सेम है। तो ए रेशियो बी बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है। यहां पे एक बात छुपी भी हुई है कि एक ठेला की दुकान पे 2 आदमी खड़े हुए जाएंगे तो ठेला वाला जो है फ्रूट वाला वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक दोस्त को 10 रुपया किलो दे दे, एक दोस्त को 12 रुपया किलो दे दे। ऐसे तो दोनों ग्राहकों में घूंसा बच जाएगा, दोनों को बराबर दाम पे बेचेगा। तो दो दोस्त ए और बी फ्रूट खरीदने गए, तो सवाल में बोला गया है कि पहली दुकान पर बी ने कुछ मैंगो खरीदे ₹1 पर मैंगो के हिसाब से, तो ए ने भी कुछ मैंगो खरीदे हैं ₹1 पर मैंगो के हिसाब से, प्राइस तो सेम रहेगा। ए ने 9 मैंगो ज्यादा खरीदे हैं बी से, मतलब अगर बी ने x मैंगो खरीदे हैं तो ए ने कितने मैंगो खरीदे हैं जी? 9 ज्यादा मैंगो खरीदे हैं, x + 9 मैंगो खरीदे हैं। तो आप बोलोगे हां जी सर। फिर अगली दुकान पे पहुंचे, अगली दुकान में ए बॉट सम एप्पल एट यूनिट प्राइस ऑफ ₹B पर एप्पल। अगली दुकान पे ए ने एप्पल खरीदे हैं ₹B का एक एप्पल, तो बी ने भी एप्पल खरीदे होंगे स्मॉल ₹B का एक एप्पल। बी बॉट 18 एप्पल्स मोर देन ए। बी ने जो है ए से 18 एप्पल ज्यादा खरीदे हैं, मतलब अगर ए ने वाई एप्पल खरीदे हैं ना, तो बी ने कितने एप्पल खरीदे हैं जी? y + 18 एप्पल खरीदे हैं। तो टोटल प्राइस है ना, इसने इतना पैसा खर्च किया, इसने इतना पैसा खर्च किया है। सवाल में दे रखा है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है उसका रेशियो 4:7 है, लेकिन जो अमाउंट स्पेंड किया है वो सेम है। आपसे ए रेशियो बी पूछा है, ए रेशियो बी। अगर आपसे ए रेशियो बी पूछा है मतलब एक्स वाई का झंझट खत्म करना है। देखिए इसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ये इसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है ये, और दोनों इक्वल है तो इक्वल कर दो। जब आप इक्वल करोगे तो क्या इतना बुद्धि में नहीं आ रहा कि x से y भी खत्म हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा 9a, और दोस्तों यहां से कितना बचेगा 18b, और ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ यहां से a/b कितना आएगा? 18/9 यानी कि 2/1। तो a/b कितना आएगा? 2/1, और यही आंसर है। ऋषभ दुबे कह रहे हैं सर सीपीओ में टॉप मार दिए, 164.87 नॉर्मलाइज स्कोर। अच्छा भैया, वेरी गुड। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो आईबी की परीक्षा में पूछा गया। इससे अगला वाला सवाल, पिछला वाला एक कैंडीज वाला, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन था।
ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। अलग अलग एग्जाम से उठा के, कोई भी पेपर हो, एसएससी फेज 8 हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, सीडीएस हो, मेंस का परीक्षा हो, आपको हर एग्जाम के डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एटलीस्ट अब लेटेस्ट चल रहे हैं वो तो सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि हर एग्जाम के सवाल एक दूसरे से टी पे टापे जाते हैं। वो उसके सवाल उठा लेगा, वो उसको उठा लेगा, वो उसको उठा लेगा और पेपर बना देगा। तो आप जब सबके पहले से सवाल करके जाओगे एग्जाम में तो आपको एक एज मिलेगी दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। तो मैंने आपको आईबी के जो भी टोटल टॉप 25 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करा दिए। कल वीडियो थी, एक आज है, ठीक है ना। और पीडीएफ जो है इन सभी सवालों की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और बैच तो हमारा दोस्तों आ ही रहा है 8 तारीख से, 8 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा बैच।